कल हम लोगों ने देखा था कि हमने कंपटीटर कैसे निकालना है और हमने सप्लायर से कैसे बात करनी है। यही 2 चीज़ें देखी थी ना कल हमने। जी मैम। तो कंपटीटर का किसी जी को मैम। आइडिया हुआ कि कैसे निकालना है हम लोगों ने? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? मैं हाँ जी, आपने समझा दिया था अच्छा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की इसकी क्योंकि मैंने सप्लायर्स के पीछे नहीं, पड़ा हुआ प्रैक्टिस था। भी तो हाँ, उसकी भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। देखो, उसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो ही सप्लायर को आप बात करोगे ना, क्योंकि आपने सेम वैसी ही प्रोडक्ट जो है बनवानी है, आपने उसी प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में आना है। तो जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा कि इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पे, आप उनमें से किसकी प्रोडक्ट आपने चूज़ की? प्रोडक्ट्स भी तकरीबन मोस्टली ऊपर-नीचे होती हैं, डिफरेंट ही होती हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले आपने कंपटीटर ढूँढना है, उसकी प्रोडक्ट देखनी है, क्योंकि आपने सप्लायर को दिखाना है, उसको बताना है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, उसकी ये डायमेंशंस हैं, मुझे इस कलर में चाहिए, मुझे इस पैकिंग में चाहिए। उसके बाद ही तो फिर वो आपको अच्छा, फिर आपने उसको पूछना है कि डू यू हैव कस्टमाइज़ेशन? अगर आप कस्टमाइज़ेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो कस्टमाइज़ेशन का मतलब होता है कि वो आपकी मर्ज़ी की पैकेजिंग करेंगे, ठीक है? उसकी पैकिंग करेंगे। अगर आपने कोई डिज़ाइन थोड़ा-सा चेंज करवाना होगा, जैसे हमने वो कल देखा था स्टैंड 3 वाला था, हमने कहा था हम 2 वाला बनवा लेंगे। तो अगर आपने ऐसा कुछ करवाना हो या आपने कलर चेंज करवाना हो, अपना लोगो लगवाना होगा आपने, तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं कस्टमाइज़ेशन, कस्टमाइज़ करना, ठीक है? वो आप उसको बताओगे, उसके बाद ही तो वो आपको रेट देगा कि भई अब इन सब चीज़ों को मिलाकर ये रेट बनता है। हुँ? जी मैम, एक सप्लायर ने पूछा था मेरे से कि हुँ, आपने लोगो क्या लगवाना है, डिजाइन आपने एग्ज़ैक्टली। कौन सा, और वैसे वगैरह। हाँ, वही ना, आपने उससे अपना वहाँ अमेज़न से निकालना है कंपटीटर का डिज़ाइन और आपने उसको वो भेजना है कि मुझे एग्ज़ैक्ट जो है ना सेम, मुझे ये चीज़ चाहिए बना के। अब मुझे बताओ आप कितने पैसे लोगे? फिर हम लोग उससे नेगोशिएट करवाते हैं फिर हम मज़ीद बार्गेनिंग करते हैं, उसके साथ पैसे कम करते हैं। ठीक है ना? ये चीज़ इसमें आ जाती है। अभी आप लोगों ने यही चीज़ प्रैक्टिस करनी है अभी आगे। आज हमने देखना है ओके, कल हमने देखा कंपटीटर, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा क्या, हमने देखा सप्लायर सोर्स। अब हमने प्रोडक्ट भी हंट कर ली, हमने कंपटीटर भी निकाल लिया, हमने सोर्सिंग भी कर ली, यानी सप्लायर भी ढूंढ लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा शिपमेंट का, कि अब हमने अपने सामान को उठाकर चाइना से, यूएस, यूके, जहाँ से भी हमने लिए है, अपना इन्वेंट्री परचेज की है, हमने उसको वहां से उठा के तो वेयर हाउस में भेजनी है। ठीक है, या तो अपने वेयर हाउस में भेजनी है या फिर हमने अमेज़न के वेयर हाउस में भेजनी है। तो आज हमारा मैम, जो हुँ, जितने भी सप्लायर ज्यादातर मैंने पाकिस्तानी और चाइनीज देखे हैं। हाँ, तो वो चाइना ही है ना? वो आपने अच्छा, ठीक बात ही ठीक। आप अलीबाबा से कर रहे हो, वहाँ पे तो होते ही सब चाइनीज़ हैं। ठीक है मैम। पाकिस्तानी भी होते हैं, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अलीबाबा के ऊपर होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से जो है ना वहाँ पर भिजवाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं अलीबाबा के ऊपर होलसेल पे, और वहाँ पे बल्क में सामान भिजवाते हैं वो। जैसे हम लोग अमेज़न के ऊपर रिटेल में काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, सेम ऐसे ही वो लोग अलीबाबा के ऊपर होलसेल के ऊपर काम करते हैं, जिन लोगों की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो लोग मोस्टली। अच्छा, आज का क्या है, सबसे पहले हमने देखना है लैंडिंग कॉस्ट, कि हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट है ना, वो क्या होती है। लैंडिंग कॉस्ट होती है चाइना वेयर हाउस से लेके तो अमेज़न वेयर हाउस तक, ठीक है? जितना भी टाइम पीरियड होता है ना, जितना भी यहाँ पे काम, इसको हम लोग लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी जब तक आपका लैंड नहीं हो जाता ना मैन्युफैक्चरर से लेकर, जब तक आपका अमेज़न के वेयर हाउस तक लैंड नहीं हो जाएगा, उसको हम लोग लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। लैंडिंग कॉस्ट में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? लैंडिंग कॉस्ट में आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आती है। प्रोडक्ट कॉस्ट में आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स गुड्स प्रोडक्शन, यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गई सारी, उसकी प्रिंटिंग हो गई और उसकी लेबलिंग हो गई। ठीक है, लेबलिंग क्या होती है? लेबल्स ये होते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड लगाने होते हैं, इसको बोलते हैं लेबलिंग। और प्रिंटिंग क्या होती है? प्रिंटिंग ये होती है कि आप लोगों की ऑब्वियसली जो अगर आपने लोगो लगवाए हैं या बाकी चीज़ें हैं उनकी प्रिंटिंग हो जाती है, तो वो चीज़ प्रिंटिंग में आ जाती है और प्रोडक्शन में आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। ये है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट में है प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस फ्रेट कॉस्ट। फ्रेट किसको हम बोलते हैं? एनी आइडिया?
FREIGHT? नो मैम। क्या जेब? नो मैम। फ्रेट होती है शिपमेंट कंपनी, ठीक है। फ्रेट जो हमारा सारा सामान होता है उसको आगे पहुंचाने वाली कंपनी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो फ्रेट कॉस्ट आ जाती है, यानी सारी शिपमेंट की कॉस्ट आ जाती है हमारी इसके अंदर, प्लस बैंक चार्जेस आ जाते हैं। बैंक चार्जेस में कौन कौन से चार्जेस आ जाते हैं, जो हम लोग उनको पेमेंट करते हैं, जो बीच में हमारे टैक्सेस लगते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं हमारे। लैंडिंग कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस फ्रेट कॉस्ट यानी शिपमेंट की कॉस्ट प्लस बैंक चार्जेस। ये प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रोडक्शन प्लस प्रिंटिंग प्लस लेबलिंग, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेट कॉस्ट इंक्लूड्स पिकअप कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, कस्टम क्लियरेंस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज प्लस इंश्योरेंस प्लस टैक्सेस। जब आप कोई चीज़ यहाँ से इंपोर्ट करवाते हो, भिजवाते हो, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ये समझ में आई आप लोगों को? फ्रेट कॉस्ट क्या होती है? यानी आपके जो डिलीवरी की, हम लोग जो एक डिलीवरी के चार्जेस लेते हैं ना, उसके अंदर ये सब कॉस्ट शामिल होती है। यहाँ से जो हम लोग टीसीएस करवाते हैं या पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवाते हैं, कोई चीज़ लेपर्ड करवाते हैं, उनके अंदर ये सब कॉस्ट होती है। अगर हम लोग कहीं बाहर भिजवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी कस्टम क्लियरेंस आ जाती है उसके अंदर, और इम्पोर्ट ड्यूटीज आ जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम लोग इंश्योरेंस, डेफिनेटली इंश्योरेंस भी होती है इसके बीच में। अगर तो कोई भी प्रॉब्लम हो गई और आपका जो स्टॉक है उसको कोई इश्यू आ जाता है स्टॉक को, तो क्या होगा कि वो जो कंपनी होगी वो हमें हमारी या तो कॉस्ट हमें वापस करेंगी या फिर जो भी करेंगी, मतलब इंश्योरेंस इसके अंदर आ जाती है आपकी ना। इसलिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है इस चीज़ में। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग्स, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है? मैं फिर से बता देती हूँ। लैंडिंग कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस फ्रेट कॉस्ट प्लस बैंक चार्जेस। ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि इस सारे प्रोसीजर के बाद जब हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशन करनी है सारी, जब हम लोगों ने अपनी प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तब हमें ये वाला फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है लीड टाइम। पहले थी हमारे पास लैंडिंग कॉस्ट, इस टाइम पीरियड में कितनी कॉस्ट लगी थी। अब आता है कि कितना टाइम लगता है इसके बीच में। लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग का टाइम और आपका शिपमेंट का टाइम। यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तो आपके वेयर हाउस तक पहुंचने के बीच में जितना भी टाइम पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं लीड टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक होता है MOQ, जो कल मैंने बताया भी था, और आई थिंक उमर ने पूछा था शायद MOQ के बारे में। MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। हर प्रोडक्ट की और हर कंपनी के MOQs जो होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा है कि MOQ इज इक्वल टू 1000, दैट्स मीन कि इनका जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है ना, वो 1000 है। आप इस प्रोडक्ट की इस कंपनी से 1000 से कम कुछ भी नहीं खरीद सकते, 1000 से ज़्यादा आपने लेना है इसको, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। फिर लीड टाइम की समझ में आ गई आपकी? मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तो अमेजॉन वेयर हाउस तक का जितना भी टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं लीड टाइम। अब आ गया हमारे पास फ्रेट फॉरवर्डर। A freight forwarder is a service provider that specialized in arranging storage and shipment on behalf of its shippers. It usually provides a full range of services including preparations, shipping, expert documents, warehouse, booking, cargo space, and negotiating freight charges and cargo insurance. ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये फ्रेट फॉरवर्डर्स के काम होता है। एक सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है जिसने आपके सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर पहुंचाना होता है, ठीक है। In a word, a good freight forwarder will save your time and headache while providing reliable and cost-effective shipments. अब समझ में आई व्हाट इज फ्रेट फॉरवर्डर? जितनी भी हमारी शिपमेंट की कंपनीज हैं पाकिस्तान में, अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान का पोस्ट ऑफिस आ गया, लेपर्ड आ गया, कुरियर सर्विसेज आ गई, TCS हो गया, उसके अलावा बेतहाशा है यहाँ पे कंपनीज। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ जो है ना बाहर के लिए यानी फ्रेट फॉरवर्डिंग करती हैं, वो इम्पोर्ट करती हैं सामान को, पाकिस्तान के अंदर नहीं करती हैं। तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं इनकी। ओके, गॉट इट?
यस मैम। ओके। जी मैम। अब क्वेश्चन आ गया, हाउ टू फाइंड आउट एंड चूज अ फ्रेट फॉरवर्डर्स। ठीक है, हमने कैसे देखना है इनको। फाइंड योर फ्रेट फॉरवर्डर बाय योरसेल्फ, आप खुद से ढूंढो इसको। ठीक है, आप गूगल के ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर टाइप करो आप वहां पर फ्रेट फॉरवर्डर फ्रॉम हेयर टू देयर, जहां का भी आपने लिखना होगा आपके सामने बेतहाशा कंपनीज ओपन होकर आ जाएंगी, आपने उन सबसे फिर बात करनी है। You can get a list of freight companies by just typing freight forwarder in your country. Besides, you can ask your friends who is experienced in importing to introduce a reliable freight forwarder. Remember to ask the supplier. Most important is remember to ask the supplier to quote the FOB price if you decide to use your own freight forwarder. इस स्टेप को अभी हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है ना। आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है। अच्छा, आप अली बाबा के ऊपर भी, क्योंकि अगर हम लोग एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग चाइना से लेते हैं ना, सोर्सिंग करते हैं अपनी, तो फिर आपने अली बाबा के ऊपर भी फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ढूंढ के भी। मैम ये फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढने की जिम्मेदारी सप्लायर्स की नहीं होगी? वो ज़रूरी नहीं है कि हर सप्लायर जो है ना वो शिपमेंट भी करवाता हो, डिलीवर भी करवाता हो। ठीक है, हर सप्लायर नहीं करवाता, हर मैन्युफैक्चरर, हर कंपनी जो है वो नहीं करवाती। तो ये आप लोगों ने खुद इनको ढूंढना होता है और आपने सप्लायर से भी बात करनी होती है। ये जो एंड में लिखा हुआ है ना, रिमेंबर टू आस्क द सप्लायर, ये वाला भी आपने काम करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि हम आज ये पढ़ लेंगे ताकि आप जब उनसे बात करोगे आपके पास पूरा एक टॉपिक होगा उनसे बात करने के लिए। मैं एक दफ़ा पहले ये सब आपको यहाँ से करवा दूँ, उसके बाद फिर वहाँ से ना आपको अली बाबा से या गूगल से फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग शिपमेंट की बात करते हैं ना तो हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है ना। फ्रेट फॉरवर्डिंग की या शिपमेंट की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें से एक टाइप है डिलीवरी ड्यूटी पेड, DDP। इसको हम लोग DAP भी बोलते हैं, यानी डिलीवरी एट स्टेप या एट पॉइंट। DAP डिलीवरी एट पॉइंट, हम लोग ये भी बोलते हैं इसको। DDP shipping is a type of delivery where the seller takes responsibility for all risk and fees of shipping goods until they reach their destination। यहाँ पर आ गया आपके उस क्वेश्चन का आंसर कि ये तो सप्लायर का काम है, हमारे जो सेलर है हमारा उसका काम है। Many companies with only use DDP when shipping goods by air or sea freight. Buyers benefit heavily from DDP because they assume less risk, liability and cost। सबसे बेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन होती है ना वो हमारे पास होती है DDP की। आपने जिस भी सप्लायर से बात करनी है ना, जब आपकी उसके साथ सारी बातचीत तय हो जाती है, लाइक आप उससे सब रेट ले लेते हो, फिर आप उसको अपना डिज़ाइन भी बता देते हो, कस्टमाइजेशन का, लोगों का, इन सब चीज़ों का आपने उसको बता दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर ये होता है कि फिर आप उससे पूछते हो कि डू यू हैव फ्रेट फॉरवर्डर्स। अगर वो कहता है यस, या तो वो आपको बता देगा कि हम लोग इस टाइप का काम करते हैं। फिर आपने आपने उससे पूछना है कि DDP के बारे में, कि आप लोगों की DDP की सर्विसेज भी है या नहीं है, और अगर वो कहता है तो फिर तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। फिर आपने कहना है अब मुझे इसका रेट दो, फिर वो आपको इसका रेट देगा। वो कैसे देगा, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग का और इसका शिपिंग का सबका रेट जो है ना फिर वो एक बनाकर आपको देगा और आपको इसके बारे में बताएगा। आपकी प्रोडक्ट का वेट पूछेगा। ठीक है, फिर वो आपसे ये पूछेगा कि आपने कितने बॉक्सेस बनवाने हैं, जो हमारे मेन बॉक्सेस होते हैं कंटेनर में कितने बॉक्सेस आएंगे हमारे। फिर वो आपसे ये पूछेगा, फिर वो आपसे इन चीज़ों की डिटेल पूछेगा और आपने ये बताना है उनको सारा कुछ कि मेरे इतने बॉक्सेस होने चाहिए, पैकिंग उसकी ऐसी होनी चाहिए, वेट जो है वो मेरी प्रोडक्ट का इतना है, एक बॉक्स का वेट जो है वो इतना है। उसके बाद एट द एंड आपने मज़ीद उससे जो है ना बार्गेनिंग करवानी है, मज़ीद पैसे कम करवाने हैं उससे आपने। ठीक है। और उसको पता होता है कि आप अमेज़न के लिए काम कर रहे हो तो आपने अब बार-बार हमसे ही सामान खरीदना है, तो वो लोग कर देते हैं ईज़िली। ये नहीं है कि वो कहते हैं नहीं हम ये नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों को पता है कि किस तरह आपने पैसे कम करवाने हैं, तो वो कोई मसला नहीं होता। मैम तो तो ये रिकमेंडेड ये है कि जो सप्लायर्स फ्रेट फॉरवर्डर हमें सप्लाई करे उसके ऊपर ही जाए हम। सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है ना, उसी ने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसी ने सामान बनाना है, वही आगे वेयर हाउस तक पहुँचाएगा, हमारी टेंशन ख़त्म, हमने सिर्फ उसको पे करना है बस।
ठीक है? इसके अंदर ही जो है ना सारी वो जो होती हैं इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आ जाती हैं, इसके अंदर ही सारा आपका कस्टम का आ जाता है, वो सब पेमेंट इसके अंदर आ जाएगी, आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे बेस्ट कौन-सा होता है इसमें? डीडीपी। आप लोगों ने अपने सप्लायर से लाज़मी पूछना है इसके बारे में। और अगर कोई सप्लायर कहता है कि नहीं हम ये सर्विसेज नहीं देते हैं, तो फिर उसको फिर थोड़ा-थोड़ा-सा उसको वेट करवाना है और कोई दूसरी कंपनी ढूँढनी है उसी प्रोडक्ट की। हाँ, अगर आपको कहीं कोई नहीं मिलता, फिर हमने क्या करना होता है और वो आपसे कहते हैं कि सॉरी हमारे पास डीडीपी की फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एफओबी की है। व्हाट इज़ एफओबी? फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, एफओबी बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास एफओबी होती है। सेकंड टाइप है ये हमारी फ्रेट फॉरवर्डिंग की यानी शिपमेंट की। दिस इज द मोस्ट कॉमन शिपमेंट टर्म। योर सप्लायर पेज टू हैव योर गुड्स loaded onto a onto a ship in China, including the local transport cost in China as well as the cost to clear the goods for export. क्या होगा कि आपका जो सप्लायर होगा ना, ठीक है, वो आपके बिहाफ पे आपका सारा सामान जो आपने उसको कहा होगा ना कि जी ये लाइक फलां शिपमेंट कंपनी है इस जगह के ऊपर है, वहाँ पर आप पहुँचा दें। तो वो आपके बिहाफ पे वहाँ पर पहुँचा देगा। डॉक्यूमेंटेशन भी सारी वो कर देगा आपके बिहाफ पे आपने करना है इसको अलग से। यानी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की और इन्वेंट्री की पेमेंट अलग से होगी, ठीक है? उसकी सारी पेमेंट अलग होगी और इस चीज़ की एफओबी की पेमेंट कि वो वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट लेगा, कंटेनर लेगा, आपका सारा सामान लोड करवाएगा, उसके बाद आपका सामान सारा शिपमेंट कंपनी की तरफ पहुँचाएगा, वहाँ जाके सारे वो डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करेगा। तो ये सारा काम उसने आपके बिहाफ पे करना है, तो ऑब्वियसली फिर वो इसका भी चार्ज करेंगे अच्छा खासा। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है एफओबी। सेकंड ऑप्शन अगर किसी के पास डीडीपी नहीं है तो सेकंड ऑप्शन कौन सी होती है हमारी? एफओबी की होती है सेकंड ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? सारा आप बताओ। जी आ गया है। ठीक है, ठीक है, डीडीपी था। सेकंड एफओबी। एफओबी में वो कंपनी हमारे बिहाफ पे, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं ना, हम तो नहीं जा सकते वहाँ पे। लेकिन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नहीं हम खुद चले जाते हैं, या हम कहते हैं कि नहीं हमारे वहाँ पर हैं लाइक कोई फ्रेंड है या कोई जानने वाले हैं, या हमने किसी को हायर किया हुआ है वो चला जाएगा हमारी तरफ से। वो क्या होता है इसकी थर्ड ऑप्शन? वो होती है ई एक्स डब्ल्यू, एक्स वर्क इसको बोलते हैं। This basically means that you are responsible for arranging to have your goods pick up at your supplier's factory and delivering them to your destination and all of the other cost in between. यानी फिर आपकी जिम्मेदारी होगी या आपका कोई भी बंदा वहां पर है उसकी जिम्मेदारी होगी, पहले वो फैक्ट्री से सारा सामान उठाएगा, ठीक है, उसके बाद वहां से वो लेकर जाएगा कहाँ पे? शिपमेंट की कंपनी में। अब वो चाहे बाय एयर है, अब वो चाहे बाय सी है, चाहे आपकी जो मैन्युफैक्चरर था वो एक उसके स्टेट में था चाइना के, और जो आपने शिपमेंट की कंपनी अपने लिए डिसाइड की है वो कहीं किसी दूसरी जगह के ऊपर थी, वो सारा आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके बीच में जितनी भी कॉस्ट आएगी ना उस टाइम पीरियड में वो सारी कॉस्ट आपने बेयर करनी है। ऑब्वियसली वो जो आपका बंदा जा रहा है वहाँ पे, अब वो जिस जगह पे जाएगा वहाँ जाके उसने रहना भी है, उसने खाना-पीना भी है, थोड़ा बहुत वो घूमे फिरेगा भी, फिर हमें नहीं पता वो जो कंटेनर या वो जो लोकल मार्केट से लेता है, कंटेनर लेता है या कोई कुछ भी लेता है जैसे मज़दा वगैरह होते हैं यहाँ पे, वो लेता है, वो हो सकता है कि एक्सपेंसिव ले ले, ज़्यादा बार्गेनिंग ना करे वो। तो ये सब इश्यूज़ भी आ जाते हैं ईएक्सडब्ल्यू में। तो मेरे मुताबिक जो है ना नंबर 1 के ऊपर है आपका डीडीपी, ठीक है? अगर आपको डीडीपी मिलता है तो सबसे बेस्ट है, और अगर नहीं मिलता डीडीपी तो क्या आ जाता है सेकंड ऑप्शन एफओबी। एफओबी में भी वो हमारे बिहाफ पे जाकर हमें कम से कम ये तो पता है ना कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस चीज़ की, वो ये काम करेगा। लेकिन क्या होगा कि हमने कोशिश यही करनी है कि हमें डीडीपी वाली कंपनीज मिले ताकि हमें टेंशन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाती है। ये वाले तीनों पॉइंट समझ में आ गए? जी मैम। जी मैम। ओके, हम असाइनमेंट की तरफ आ गए। हाउ टू चूज अ सप्लायर्स एंड अ फ्रेट फॉरवर्डर ऑन अलीबाबा। चूज फ्रेट फॉरवर्डर्स एंड आस्क अबाउट डीडीपी, एफओबी एंड ईएक्सडब्ल्यू। अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली चेक करते हैं, चलिए।
हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, क्या लिखें? चलो ये आ गया, टॉवल रोल्स आ गए, ये खोल लेते हैं। एक्स-रे रन किया इस पे हमने। रिजल्ट तो देखें इसका क्या है। अच्छा, आपके सीनियर्स में से ना एक ने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है प्राइवेट लेवल की, ठीक है? अभी सैटरडे को ना, मेरा ख्याल में, मुझे टाइम अभी फाइनल नहीं पता, उन लोगों ने टाइम डिसाइड नहीं किया। सैटरडे को आई थिंक ज़ूम या गूगल के ऊपर होगी उनकी मीटिंग, जहाँ पर वो बताएगा, क्योंकि वो तो अब ये एक प्रैक्टिस करना और चीज़ होती है, ठीक है? एक आपने लाइव करना है किसी के साथ, प्रोफेशनली करना है, वो एक और चीज़ होती है। तो वो कह रहा था कि मैं दिखाऊँगा, अब उसके अपने ग्रुप के लोग भी हैं, माशाल्लाह काफ़ी हैं वो भी। तो इधर मैं आप लोगों को भी साथ में अटैच कर दूँगी, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूँगी, तो आप लोग ज़रूर जॉइन करना। वो बताएगा कि उसने सप्लायर से क्या बात की, कैसे सप्लायर से बात की, किस तरह से उसने फ्रेट फॉरवर्डिंग को किया। अभी उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, अभी वो कर देगा ऑर्डर प्लेस शायद कल तक ना। उससे पहले भी वो माशाल्लाह 1-2 प्रोडक्ट्स जो है ना वो कर चुका है लॉन्च आर्बिट्राज की। तो आप लोगों ने भी आर्बिट्राज पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपको इतना आइडिया नहीं है कि आर्बिट्राज पे क्या कैसे काम होता है। एक मैंने बताया तो था, फिर भी थोड़ा-सा। अच्छा ख़ैर, वो जो है ना, वो आप लोगों को मैं कहूँगी कि ज़रूर आप लोग जॉइन करना उसको। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। सैटरडे की शाम को होगा आई थिंक। अब मुझे टाइम कन्फर्म नहीं पता, टाइम हो जाएगा कन्फर्म तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो वो आप लोग ज़रूर जॉइन करना। और वो जैसे-जैसे जी प्रोसीजर इंशाल्लाह मैं भी प्राइवेट लेवल का जैसे-जैसे उसका प्रोसीजर आगे बढ़ता जाएगा ना, वो साथ-साथ ही कह रहा था कि मैं सबको साथ-साथ लेकर चलूँगा, ताकि प्रैक्टिकली सब लोग एक दफ़ा लाइव अकाउंट के ऊपर देख लेंगे कि लाइव अकाउंट के ऊपर हमने कैसे काम करना है। ठीक है? वो फिर आप लोग करना, मैं बताऊँगी। ओके, हम एग्ज़ाम्पल है, चलो वहीं से ढूँढ लेते हैं। आज मुझे याद था टैब चेंज करना, इसलिए मैंने फ़ौरन कर लिया। अच्छा, अब क्या है कि एक तो ये है कि आप लोगों ने अपने सप्लायर से पूछना है और कोशिश करनी है कि जो आपके सप्लायर्स बैठे हुए हैं ना, वही आपको डीडीपी का प्लान दें, यानी वही आपकी जो है ना शिपमेंट करवाएँ वहाँ पे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है, अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास एफओबी है, या एफओबी में भी ऑब्वियसली कंपनी तो आपने चूज़ करनी है ना, आपने यहाँ पे क्या लिखना है? हुँ, है नहीं, वरना लिखा हुआ साथ ही आ जाता है। फ्रेट फॉरवर्डर्स चाइना टू यूएस, ये आपके पास सब निकल कर आ गए, ठीक है? अब इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है। क्या करना है हमने? हमें चाहिए वेरीफाइड सप्लायर्स। आपने वेरीफाइड को क्लिक किया, आपके पास ये वेरीफाइड आ गए, यानी जिनका एक्सपीरियंस 2 इयर्स से ज़्यादा है। ये आपके पास वो सब कंपनीज आ गई, इसको 4 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है? इसने बता दिया कि मिनिमम ऑर्डर 1 किलोग्राम है, और बाकी चीज़ें हम जब इनको खोलेंगे तो ये हमें बताएंगे। ये सब आपके पास आ गए हैं जहाँ से। इसमें जीटीपी शिपिंग इसकी भी आ गई है, चाइना टू। ये आपके पास पोर्ट से आ गया है, ठीक है, बाय सी। जब हम लोग प्राइवेट लेवल में काम करते हैं ना, तो प्राइवेट लेवल में ना आप ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। लाइक आप जब मार्केट में आते हो तो आप हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हो, आपकी इन्वेंट्री भी ज़्यादा होती है, तो फिर हमारे शिपमेंट के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हमारे शिपमेंट के चार्जेस ज़्यादा होते हैं ना, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम लोग पोर्ट के थ्रू यानी बाय सी हम भिजवाएं सामान को। इसमें टाइम तो लगता है, तकरीबन 1 महीना, 22 टू 25, हाँ, तकरीबन इतना इतना लग जाता है। 1 मंथ आप लगा लो कि 1 मंथ इसमें लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी शिपमेंट कम लगती है। इसकी जगह अगर हम लोग इसको बाय एयर भिजवाते हैं, तो बाय एयर क्या होता है कि बाय एयर हमारा पहुँच तो जाता है 5 टू 7 डेज़ में, बट उसकी जो चार्जेज़ होते हैं ना, वो बहुत हाई होते हैं।
तो इस चीज़ का फिर हमने ख्याल रखना होता है, ठीक है। प्राइवेट लेबल में जो है ना, हम लोग इस चीज़ को देख के चलते हैं कि अगर हमें 1 महीना सब्र भी करना पड़ा तो कोई मसला नहीं है इस चीज़ में। तो ये चीज़ आ गई आपकी, समझ में आया आपने कैसे निकालने हैं। और अब इनसे आप लोगों ने बात क्या करनी है, बात आप लोगों ने वही करनी है। खोल के देखती हूँ कोई। बस यही चीज़ें पूछनी है जो मैंने आपको उधर बताई थी। डीडीपी का पूछना है, वो आपसे वेट पूछेगा, आपको उन चीज़ों का बताएगा। प्रोडक्ट कैसे डेवलप बताया है, यहाँ पे भी ऑर्डर में लेती हूँ। मैम ये प्लेन से और शिप में शिप से लेट तो पहुंचेगा, हमें उसका फायदा भी होगा, लेकिन मैम ये कस्टमर को नहीं मैटर करेगा, नहीं, कस्टमर आप के का। जब तक जब तक आपका सामान जो है, इन्वेंट्री जो है आपकी, वो अमेज़न के वेयर हाउस तक नहीं पहुंचती ना, उस वक़्त तक आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे शो नहीं होती। आपने आज लिस्टिंग कर ली, एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने अपनी शॉप वहाँ पर बना ली, क्रिएट कर ली, अकाउंट बना लिया, सब कुछ हमने कर लिया। और 1 महीने के बाद जब मेरा सामान वहाँ पर पहुँचेगा, सारा इन्वेंट्री मेरी अमेज़न के वेयर हाउस से पहुँचेगी, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे उनको चल जाएगा पता कि हमारी ये पहुँच चुकी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे जो अकाउंट है ना, हमारी जो प्रोडक्ट है ना, वो लॉन्च हो जाएगी। यानी हमें एक नोटिफिकेशन आएगा और उसके साथ हमारी प्रोडक्ट जो है ना, वो ऑन एयर चली जाएगी। फिर कस्टमर्स आएंगे। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ पर देखो, ये वो आपको बता रहा है सारा कुछ ही। ये एक्सडब्ल्यू की प्राइस उसने बताई है। वो लोग ये एक्सडब्ल्यू भी करते हैं, लेकिन उसके रेट मोस्टली हाई ही होते हैं। यानी आपने उनसे शिपमेंट का पूछने हैं, मुझे मिल नहीं रही यहाँ पे कोई ना ऐसी मेल मैसेज कोई उनका, जिसमें सिर्फ शिपमेंट की बात की हुई हो। यही चीज़ें पूछनी है आपने उनसे कि शिपमेंट आपके पास है प्लान, तो उसका क्या रेट है। मैंने फलान जगह जाना है। अच्छा, अब आप लोगों के उसके पास शो होगा आप लोगों का पाकिस्तान। वो आपसे यही कहेगा कि सैंपल्स के लिए कि मैं पाकिस्तान में कहाँ पर भेजूँ। तो आपने उसको कहना है कि नहीं, मुझे पाकिस्तान नहीं भिजवाना, मुझे न्यूयॉर्क या यूके, जहाँ पर भी आपने मंगवाना है, मुझे वहाँ पर मंगवाना है, तो मुझे वहाँ का रेट दो। फिर वो आपको वहाँ का रेट देंगे। चलो, मिल ही जाएंगे ना। सैंपल अपने पास ही मंगवाने मैम? सैंपल्स आपने अपने पास मंगवाने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पूछते होते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। कुछ मिस तो नहीं हो रहा आप लोगों से? मैम अभी पहले तो ध्यान में नहीं देखिए, आ रहा, मैं दोबारा पहले देखेंगे तो फिर पूछ लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो, बस आप लोगों ने उनसे शिपमेंट का पूछना है सारी चीज़ें, और ये तीनों चीज़ें आपने उनसे पूछनी है। इन तीनों चीज़ों के आपने रेट लेने हैं उनसे, ठीक है। जैसे मैं भी आपको एक फ़ाइल भी दिखाती हूँ, मैंने पहले भी दिखाई थी शायद, कि हमने ऐसी फ़ाइल बनाकर भेजनी होती है। उस पे भी हमने रेट मेंशन करने होते हैं। क्वेश्चन जो है ना, वो ये है कि हम बैठे हैं पाकिस्तान में, हमारा मैन्युफैक्चरर बैठा है चाइना में, ठीक है। अब वही हमारा सामान सारा उठाएगा, उठाकर वो वहाँ पे भिजवा देगा, वेयर हाउस भेज देगा। हम अब उसने हमें जो सैंपल भेज दिया है वो तो ज़बरदस्त था, टू गुड था सैंपल। लेकिन हमें क्या पता कि वो जो पीछे हमारा पूरा कंटेनर खड़ा हुआ है उसमें क्वालिटी कैसी है। क्वेश्चन है कि नहीं? जी मैम, हाँ जी हाँ जी, है है ना। क्वेश्चन बट। हमें क्या जी पता मैम। कि हमने अगर उससे 1000 पीसीज या 500 पीसीज बोले हैं, उससे 500 पूरी भेजे। हमें तो नहीं पता ना, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो उसके लिए तो ये अमेज़न वेरीफाई करेगा? नहीं, अमेज़न के पास बिल्कुल इस चीज़ का टाइम नहीं है कि वो हमारी एक-एक प्रोडक्ट को खोल के चेक करेगा और देखेगा।
अमेज़न के ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है इस चीज़ का। इस चीज़ के लिए हमारे पास बेतहाशा वेबसाइट्स होती हैं, जो कि हमारे बिहाफ़ पर हम उनको पे करते हैं और वो हमारे बिहाफ़ पर वहाँ जाती हैं और वहाँ जाकर हमारा सारी इन्वेंट्री को जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उन सबको चेक करती हैं। अब चाहे हम उनके साथ वीडियो कॉल पर आएँ, चाहे वो जिस तरह से मर्ज़ी हमें चेक करके बताएँ। ये फिर उस टाइम हमारी और उनकी बात होती है। लेकिन बहुत से पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो चाइना में रहते हैं, वो ये काम करते हैं, ठीक है? उन्होंने अपनी कंपनीज़ प्रॉपर बनाई हुई है वहाँ पे। आपको गूगल के ऊपर ये सब कंपनीज़ मिल जाएँगी। एक और कंपनी है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ भी। उन कंपनीज को मैम क्या कहते हैं? उनको जी इन्वेस्टिगेट मैम। कहते हैं, इन्वेस्टिगेट भी कहते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है कीमा डॉट कॉम। कीमा नहीं होता हमारा आलू कीमा, वो वाला कीमा, कीमा डॉट कॉम, ठीक है? एक ये चाइना की कंपनी है और इसके रेट्स काफ़ी हाई होते हैं। ये वाली कंपनी है एक कीमा डॉट कॉम। इसके अलावा और भी मज़ीद बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं। वो आपको सब की सब कहाँ से मिल जाएँगी? गूगल से मिल जाएँगी। आपने वहाँ पे मेंशन करना है चाइना का नाम लिख के और वहाँ से आपको चल जाएगा पता कि ये कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं। ठीक है ना? मैम हुँ। कुल मिला के हमने पे ही करना है बस अब हाँ, तक ऑफ़ तो। कोर्स हमने यहाँ बैठ के सिर्फ़ पे करना है और हमने उसके बाद हमने बैठकर अपनी उँगलियाँ चलानी है बस और ये बहुत ईज़ी काम है। आज एक स्टूडेंट है, उसने अभी नया अकाउंट स्टार्ट किया है करना। तो यही वो मुझे कह रहा था कि ये काम बहुत ईज़ी है, सिर्फ़ क्योंकि हमारे हाथ से नहीं निकलता है ना, हमें लगता है पता नहीं कितना मुश्किल है ये सब कुछ करना। लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने कहा ये वाक़ई मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ ना एक वो जो एक लाइक किया नहीं होता ना पहले हम लोगों ने, बस एक सिर्फ़ अकाउंट आपके हाथ से निकल जाए ना, उसके बाद फिर नहीं आपको टेंशन होती। उसको भी आपने बहुत समझ के और बहुत ध्यान से खेलना होता है। क्योंकि सारी गेम कीवर्ड्स की होती है। बिज़नेस में आपकी सारी गेम जो है ना वो आपके कीवर्ड्स की होती है और लक की होती है। लक तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन बिज़नेस में एक चीज़ याद रखना कि बिज़नेस में हमेशा रेडी रहना हर तरह के रिस्क के लिए। अगर आप घबरा जाओगे ना और आप छोड़ दोगे तो फिर आप कभी कामयाब नहीं होगे बिज़नेस में। रिस्क आ रहा है ले लो। हो सकता है सक्सेसफुल हो जाओ और अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी हुए तो कम से कम सीखोगे तो सही ना। ये तो होगा ना कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। तो अपने अंदर से डर और खौफ को निकाल दो अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है? हम लोगों का आज का ये था। आपने अब क्या करना है? सप्लायर को देखना है। सप्लायर के बाद आपने फ्रेट फॉरवर्डर्स को देखना है। आपने अपने सप्लायर से ही बात करनी है सबसे पहले कि उनके पास है फ्रेट का ये कि नहीं है सिस्टम। ठीक है? डू यू हैव फ्रेट फॉरवर्डर्स और नॉट? फिर उसके बाद अगर वो कह देते हैं यस, वरना वो इतना छोटा आंसर नहीं देते, वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि हमारे पास एफओबी अवेलेबल है या हमारे पास डीडीपी अवेलेबल है या डीएपी अवेलेबल है। तो फिर आपने उनसे कहना है कि ठीक है अब मुझे इस चीज़ की रेट बताइए, ये मेरा एड्रेस है, मैंने यहाँ पर डिलीवर करवाना है। फिर वो आपको उसका रेट बताएंगे और रेट बताने के बाद फिर आपने उनसे मज़ीद जो है ना पैसे कम करवाने हैं टोटल में से, वो है। और अगर आपके मुताबिक निकल आते हैं तो फिर हम लोग कल पढ़ेंगे प्रॉफिट मार्जिन को कि ये इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन हमारे पास जब आ जाएगी तो फिर हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है कि क्या हमारा जो कंपटीटर अर्न कर रहा है हम उसके मुकाबले पर कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, क्या हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें हमारी प्रोडक्ट में से 30% प्लस प्रॉफिट चाहिए बस। अपने माइंड में सिर्फ ये चीज़ रखनी है आपने। ठीक है? ये आज का लेक्चर था हमारा। मैम ये क्लियर हो गया आप लोगों को? जी मैम। एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी बोलो। मैम हमने जैसे हम वेयर हाउस के पास, जैसे अब कनाडा में वेयर हाउस है, उधर हम्म। हमारे रिलेटिव हैं या कोई जानने वाले हैं, तो वो हाँ। जाके चेक कर सकते हैं ये हमारे प्रोडक्ट्स? कहाँ पे? वेयर हाउस में? जी मैम। नहीं, अगर आपके रिलेटिव हैं वहाँ पे रहते हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम वेयर हाउस में भेजें, हम उनके घर भेजेंगे। हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, एफपीएम में तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना। अगर फिर आपका हम वहाँ, एफबीएम वाला मॉडल यूज कर सकते हैं? हम फिर एफबीएम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने सप्लायर को वो जो आपके वहाँ पे रिलेटिव्स होंगे उनके घर का एड्रेस देंगे, वो उनके घर डिलीवर करवाएंगे फिर। और फिर उनका काम होगा
ऑब्वियसली आप उनको थोड़ा बहुत तो पे करोगे ही, लेकिन इतना तो नहीं होगा ना जितना हमें एफबीए में अच्छा खासा देना पड़ जाता है। तो आप उनको उनके घर का एड्रेस दोगे और फिर उनका काम हुआ कि जब जब कोई आता है कस्टमर शॉपिंग करने के लिए आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उसको वो डिलीवर करवाएंगे, उनका काम होगा सारा फिर। ठीक है। मैं आई थिंक सो मैं भी एफबीएम मॉडल यूज कर सकता हूँ फिर। हाँ, एफपीएम बिल्कुल आप कर सकते हो एफपीएम। और एफपीएम में हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट होता है एफबीए की निस्बत। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, मैं अभी आपको दोबारा दिखाती हूँ। हम इधर से ही निकाल लेते हैं। चलो ये ब्रांड खोल लेते हैं, पेपर टॉवल्स। ये जो हीलियम 10 है ये आपको हर चीज़ जो है ना प्रोवाइड करके देगा। ओपन हो जाए ज़रा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कोई प्रोडक्ट जो अमेज़न खुद सेल कर रहा होगा ना, उसके ऊपर ये लिखा होगा अमेज़न बेसिक्स। हाँ जी बेटा, बोल दिया करो, मुझे ना वो नहीं आती, नज़र नहीं आता मुझे। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अब हमने अपने रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स के पास भिजवा दिए है ये प्रोडक्ट्स हाँ वगैरह, हाँ। तो मैम अब अमेजोन को कैसे पता लगेगा? आपने कहा था वेयर हाउस में तो चले गए हैं, तो अमेजोन उसको लॉन्च कर देगा हमारे प्रोडक्ट्स को, नहीं, वो इसमें लेकिन हमने फिर किस? उसमें फिर ये होता है, मैं जी आपको जी बताती हूँ। उसमें ये होता है कि हम लिस्टिंग कर देते हैं, ठीक है? या फिर जब हमारी प्रोडक्ट वहाँ पर पहुँच जाती है तो लिस्टिंग हमने यहाँ बैठ के काम करना है। हमने यहाँ पे बैठ के जब हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिव कर देते हैं। जैसे मैंने कल बताया था ना कि अभी लिस्टिंग हमने एक्टिव की है और साथ ही ऑर्डर्स आ गए। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था ना आप लोगों को, याद करो। जी मैम बताया था। है ना? तो इसी जी तरह मैम। से होता है, जब आपकी प्रोडक्ट वहाँ पर पहुँच जाएगी, आपने यहाँ से अपनी लिस्टिंग कर देनी है। क्योंकि इसकी लिस्टिंग में ये होता है कि हमें लेबलिंग नहीं करनी पड़ती है। जब हम लोग लेबल्स नहीं लगाते हैं ना, तो भी हमारी लिस्टिंग फ़ौरन ही ऑन एयर, क्योंकि वो तो हमारे पास घर में होती है ना। हमने एफबीए तो नहीं करनी होती है, हमने अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं भेजनी होती है। ये चीज़ें आपको ना बाद में क्लियर होंगी जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो। लेकिन ये है कि इसमें हमारा कोई वो नहीं होता। सारे ही अमेज़न बैठे हुए हैं। मॉन्टी को भी ओपन करके देख लें। टिश्यूज़ जो है ना, ये बहुत ही कह लो कि सोल्ड बाय अमेज़न। जो भी हम ओपन कर रहे हैं वो लिखा हुआ आ रहा है सोल्ड, यस सोल्ड, ये सब अमेज़न सेल कर रहे हैं। ओके, सोल्ड बाय अमेज़न, गुड। एक जिसको बोलते हैं ना हम लोग हॉट आइटम, ये हॉट आइटम है टिश्यू वहाँ पे। अगर आप टिश्यू पेपर्स में से कोई भी इसकी ले लो, आप टिश्यू पेपर्स में से बॉक्सेस ले लो, चाहे टॉयलेट रोल्स ले लो, किचन रोल्स ले लो, जिस भी साइज़ के ले लो, वो हमेशा जो है ना प्रॉफिट देते हैं। अब देखते हैं इसको कितना प्रॉफिट होता है। ये है आपका हीलियम जो हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं आपको अभी दिखा दूँ सिर्फ एफपीए और एफपीएम का। 19, ज़्यादा अच्छा नहीं है, 19.55 मार्जिन है इसका एफपीएम में। बिल्कुल नहीं मज़ा आया। कल ही देखेंगे हम इसको प्रॉपर। मेरा ख्याल है मैं पिज़्ज़ा पील पर ही दिखाऊंगी, मज़ा तो आएगा ना देख के। प्रोडक्ट नहीं कोई अच्छी निकल रही, पिकल बहुत टेस्टी है। ये भी एक काफ़ी, चलो कुछ भी होगा। 65 इसकी प्राइस है। टाइम पर लगाते हैं 2 मिनट्स।
अच्छा, इसकी सेल हो रही है मंथली 574 और हम देखते हैं, ये एग्जांपल है कि ये हमारा कंपटीटर है, ठीक है। हम चेक करते हैं कि ये कितना प्रॉफिट 53 एफबीए में इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़बरदस्त है 53.83। मैंने कहा था ना ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। और एफबीएम में है 61.13%। गुड, दोनों में बहुत बेस्ट है इसका। तो अगर आपका इतना प्रॉफिट मार्जिन आएगा तो ही आपने इस प्रोडक्ट को, किसी भी जो आप लोग प्रोडक्ट चूज करते हैं ना, आपने उन प्रोडक्ट्स को लेना है। अगर नहीं आएगा, लाइक 30 से कम आएगा, तो फिर हमने उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रिस्क है ना, तो फिर इसलिए हमने उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना। 35 प्लस में हमें ये तो पता होगा ना कि चलो 35 नहीं आया, एग्जाम्पल है 40 नहीं आया, 35 तक आ जाएगा, 30 तक आ जाएगा, लेकिन 30 से नीचे नहीं आएगा क्योंकि हमने लिया ही ऑलरेडी 35% प्लस है, ठीक है। ये चीज हो जाती है। और कोई क्वेश्चन? तीनों को क्लियर हो गया आज का लेक्चर? जी जी मैम। मैम। चलो ठीक है। अब जी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और सारा अभी आप अपना एनीटेक्स्ट शेयर करो मेरे साथ, ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करो। कल हम लोग अपना प्राइवेट लेवल का लास्ट लेक्चर लेंगे, वो क्या होगा हमारा प्रॉफिट मार्जिन, कि हमने ये सब काम तो कर लिया, अब हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है कि हमारे हाथ में एंड में आएगा क्या, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों ने देखना है और फिर उसके बाद फिर हम लोग अपना इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मंडे से न्यू स्टार्ट करें, लाइक होलसेल स्टार्ट करें, नया मॉडल, ठीक है ना। और अगर आप लोग चाहोगे कि आप कहो कि हमें एक दिन और दे दें प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग और ले लेना एक दिन चाहे अपनी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास अब एक पूरी फाइल रेडी हो जाएगी। मैं फाइल कल आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, मैंने पहले दिखाई भी थी, अभी दोबारा भी दिखा दूंगी। पूरी फाइल रेडी हो जाएगी जो आपने अपने क्लाइंट को देनी है, ठीक है। वो चीज़ इसमें आ जाती है हमारे पास। मैंने आप लोगों को ऐड किया है इंटर्निस के ग्रुप में? नहीं, अभी आप लोगों को नहीं किया। नहीं मैम। नहीं, लेकिन क्योंकि अभी आप तो लोगों मैम का स्टार्ट था ना, इसीलिए अब मैं आप लोगों को इंटर्निस वाले ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी। वहां पर भी किसी टाइम प्रोडक्ट हंटिंग ही का आता है मोस्टली, कि हमें फिलहाल जो है ना स्टार्ट में ये वाली प्रोडक्ट हंट करके दें और दूसरी वाली दें, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है।